दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने। ऑप्शन देखते हैं, मर्टन ने, समनर ने, डेविस ने या फिर रॉस ने। तो सही उत्तर है रॉस ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी समाजशास्त्री ए रॉस ने किया था और इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें रास ने सामाजिक नियंत्रण का विशद विश्लेषण किया है। रास का कहना है दोस्तों कि सामान्यतः सामाजिक नियंत्रण से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमाना हस्तक्षेप है। ये व्यक्ति सरकारी अधिकारी, नेता अथवा कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए रास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो उत्तर है ए रास ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है। ऑप्शन है आपके दोस्तों रॉस, मार्क्स, वेबलेन या पैरेटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉस। दोस्तों अमेरिकी समाजशास्त्री ए रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का विस्तार से विश्लेषण किया है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत, पैरेटो ने चक्रीय सिद्धांत और वेबलेन ने प्रौद्योगिकी परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा, रॉस या ए रॉस जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, ये सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है। देखिए, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूहों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और प्राथमिक समूहों के अंतर्गत परिवार, मित्र मंडली, क्रीड़ा साथी, पड़ोसी इत्यादि आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। तो सही उत्तर है दोस्तों, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है कब, कैसे। देखिए, औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा और उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों के द्वारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, औपचारिक साधनों में राज्य, पुलिस, कानून और अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत और अलिखित नियम इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक एजेंसी या अभिकरण से संबंधित है। राज्य, कानून, परिवार और प्रथा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, परिवार और प्रथाएं जो हैं ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, जबकि राज्य और कानून देखा जाए तो ये औपचारिक एजेंसी हैं सामाजिक नियंत्रण के रूप में। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है किसके द्वारा। तो आप जानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और कानूनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग क्या है।
देखिए, समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या सामाजिक मान्यताएं। तो सही उत्तर है समाजीकरण या सोशलाइजेशन। दोस्तों, सामाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा होती है। जिन माध्यमों के द्वारा समाजीकरण होता है, बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इसलिए कभी कभी समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक सी लगती है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण होगा, समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। इसलिए स्पष्ट है कि समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। अगला प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? कारागृह या जेल, अदालतें, जनरीतियां या फिर विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, कानून, कारावास, धर्म और राज्य, इनमें से कौन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन के अंतर्गत नहीं है? तो सही उत्तर है धर्म। औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है और जिसे व्यक्ति या समूह को मानना पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था होती है, जैसे अपहरणकर्ता पर मुकदमा दायर कर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना। राज्य, पुलिस, न्यायालय, किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है। प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम, ये अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है? ऑप्शन देखिए, जेल, अदालतें, जनरीतियां या विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है जनरीतियां। दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक साधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, कानून, जेल, धर्म या राज्य। तो सही उत्तर है धर्म। दोस्तों, धर्म जो है ये सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत नहीं बल्कि अनौपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आती है। और आप जानते हैं, प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम, ये सभी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? देखिए, परिवार, परंपरा, राज्य या प्रथा। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य। दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण, या फिर केवल अनौपचारिक नियंत्रण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? देखिए, जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य या सामाजिक भय। तो देखिए, जनरीतियाँ, परंपराएं और सामाजिक भय, ये सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण हैं, जबकि राज्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य जो है ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आदर्शों और सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना है। और आप जान लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना और भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। जिस प्रकार राज्य अपने नियम के उल्लंघन करने वाले को दंड देता है, समाज भी सामाजिक नियमों, कानूनों को तोड़ने वालों को दंड देता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहार में निश्चितता तथा एकरूपता बनी रहती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य आदर्श, नियमों और सामाजिक मूल्यों का अनुपालन कराना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या एक विवाह। तो सही उत्तर है
सामाजिक नियंत्रण का जो साधन जनरीति है वो है नमस्ते करना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, समाज प्रत्येक व्यक्ति से आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी अपनी लोक रीतियाँ होती हैं और किसी व्यक्ति को किसी प्रकार बैठकर भोजन करना चाहिए, किससे मिलने पर किस ढंग से अभिनंदन करना चाहिए, विदाई के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस अवसर पर किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, महिलाओं के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसा हो, इस प्रकार के हजारों अपेक्षित व्यवहारों को लोक रीति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये अपेक्षा की जाती है कि यदि अपने से बड़ा कोई अतिथि आता है तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करना अथवा पैर छूना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस परंपरागत ढंग से अभिनंदन नहीं करता है तो लोगों की थोड़ी बहुत निंदा तो की जाती है, पर समाज उसे कठोर दंड नहीं देता है। अपेक्षित व्यवहार मात्र अपेक्षित ही होता है, नितांत आवश्यक नहीं। दूसरे शब्दों में लोक रीति एक शुड बिहेवियर है जिसको कि लोकाचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? देखिए, स्कूल, परिवार, पड़ोस या नातेदारी। तो सही उत्तर है परिवार। दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण में परिवार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहां सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की शुरुआत पहले यहीं होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्यों और प्रतिमानों की जानकारी सबसे पहले बालक को परिवार के माध्यम से होती है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। चूंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का ही सदस्य बना रहता है, इसलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में आजीवन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? देखिए, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म या आदर्श नियम। तो सही उत्तर है अर्थव्यवस्था। दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरणों अथवा एजेंसी में परिवार, प्राथमिक समूह, लोक रीतियाँ, लोकाचार, धर्म, नैतिकता, आदर्श नियम, प्रथा, नेतृत्व, न्यायपालिका, राज्य, जनसंचार का माध्यम, शिक्षा आदि शामिल हैं। इसमें अर्थव्यवस्था शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? ऑप्शन है किम्बाल यंग, कार्ल मैनहीम, सी एच कूले या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है कार्ल मैनहीम। दोस्तों, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, एक तो डायरेक्ट सोशल कंट्रोल और दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में की है। दोस्तों, जो सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन हैं वो प्रायः प्राथमिक समूह द्वारा किए जाते हैं, जैसे माता पिता, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति के शेष सामाजिक भौतिक पर्यावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण से है। किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों, सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के रूप में बांटा है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक नियंत्रण को दो प्रकारों, एक प्रत्यक्ष तथा दो परोक्ष में वर्गीकृत किया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, ये हैं कार्ल मैनहीम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर है चार्ल्स कूले के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन यानी कॉन्शस एंड अनकॉन्शस प्रकार का उल्लेख किया है। गुरुविश तथा मूनो ने संगठित तथा असंगठित प्रकार और कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? चेतन और अचेतन, सहयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सहयोग और संघर्ष ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। सहयोग और संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं, शेष सभी सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं? चेतन और अचेतन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, चेतन और अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण सभी सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, चेतन और अचेतन नियंत्रण जो है सामाजिक नियंत्रण, ये कूले और बर्नार्ड का वर्गीकरण है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण आप जानते हैं कार्ल मैनहीम के द्वारा। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण ये किम्बाल यंग के द्वारा। और संगठित और असंगठित नियंत्रण की बात जॉर्ज गुरविच के द्वारा की गई है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है तो ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। साधारणतः ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति पंचायत कठोर दंड देती है और जाति निष्कासन कर देती है। ये नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीय रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की जो यांत्रिकी है ये द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? तो सही उत्तर है टालकाट पार्सन्स। दोस्तों, टालकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है। पार्सन्स के अनुसार विचलनवादी या विचलनकारी व्यवहारों के पीछे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका द्वंद्व है। उन्होंने भूमिका द्वंद्व की स्थिति से निपटने के लिए 2 उपाय हैं, अपने कार्यकलाप को समयानुसार बांट देना और दूसरा है विषय वस्तु की प्रमुखता के अनुसार एक कार्य को अन्य की तुलना में अधिक महत्व देना। कार्यों के इस वितरण व्यवस्था को यदि हम संस्थागत रूप दे सकें तो भूमिका संघर्ष की स्थिति कम से कम होगी, जिससे विचलनकारी प्रवृत्ति भी कम होगी और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी समाज में स्थिरता और उसकी सुव्यवस्था को बनाए रखती है। पार्सन्स ने इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में सामाजिक नियंत्रण की 3 क्रियाविधियों की चर्चा की है। एक तो स्वीकारात्मक, सकारात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक। इसके अलावा चिकित्सात्मक यानी थेरेप्यूटिक। तो थेरेप्यूटिक। दोस्तों देखिए, सामाजिक नियंत्रण की 3 क्रियाविधियां पार्सन्स के द्वारा स्वीकार की गई हैं। एक तो पॉजिटिव, निगेटिव और थेरेपेटिक। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टालकाट पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया है? सुरक्षा द्वार यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी या फिर चिकित्सकीय यांत्रिकी। तो सही उत्तर है सुरक्षा द्वार यांत्रिकी। आप देख सकते हैं सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत सुरक्षा द्वार यांत्रिकी का जो प्रयोग है, उल्लेख है, ये टालकाट पार्सन्स के द्वारा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित और अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को ये सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन देखिए, रॉस, ब्रियरली, ऑगबर्न और निमकॉफ या फिर पार्सन्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रियरली। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ब्रियरली का मत है कि सामाजिक नियंत्रण जो है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित अथवा अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है और आप देख सकते हैं इसके द्वारा व्यक्तियों को ये सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। और दोस्तों, व्यक्ति समाज में रहता है जिनके ये सदस्य हैं वे अपनी समूह की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। ये सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है और उसकी सामाजिक नियंत्रण की वही उसकी व्यवस्था कहलाती है। और रास ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण में वे सब शक्तियां शामिल हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने सांचे में ढालता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आगबर्न और निमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया और साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? ऑप्शन है आपके सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था या सामाजिकरण। तो सही उत्तर है देखिए सामाजिक नियंत्रण। दोस्तों आगबर्न और निमकाफ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया और साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? देखिए प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना या आयकर चुकाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाना। दोस्तों हड़ताल पर जाना सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है। प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। इसी प्रकार हिंदू समाज में ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी जात में विवाह करे। ऐसा न करने पर समाज दंड देता है या जाति से निष्कासित कर देता है। सरकार नागरिकों से ये अपेक्षा करती है कि जो व्यक्ति आयकर के दायरे में हो वो सरकार को कर दें। जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन पर सरकार जुर्माना लगाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? देखिए समाज, धर्म, कानून या उक्त तीनों। तो ये तीनों ही दोस्तों सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं। सामाजिक नियंत्रण राज्य अपने माध्यम से कानून के द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं, नागरिक संगठनों, धर्म तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रतिकूल व्यवहारों को संयमित और नियमित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है कहाँ पर? छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में या उपर्युक्त तीनों में। तो सही उत्तर है ये तीनों ही जहाँ पर होते हैं दोस्तों इन समुदायों में सामाजिक नियंत्रण दृढ़ या मजबूत होता है। हैनवेट जो 1998 में उन्होंने विचार दिया है कि इस बात का समर्थन करने के लिए समाजशास्त्रीय साहित्य में पर्याप्त प्रमाण है कि अधिक आधुनिक और विषम समुदायों की तुलना में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण छोटे पारंपरिक अधिक सजातीय एक रूपी समुदायों में अधिक मजबूत होता है। अगला प्रश्न है समुचित सामाजिक संगठन के लिए क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर है समुचित सामाजिक संगठन के लिए ये जरूरी है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है दोस्तों जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। समुचित सामाजिक संगठन के लिए ये आवश्यक है कि वह समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों और प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। देखिए पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतरजातीय विवाह या अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो 1, 3 और 4 दोस्तों ये सामाजिक नियंत्रण की जनरीति और प्रथाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, सामाजिक आदर्श सभी सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में वे विधियाँ आती हैं जो समाज की आवश्यकता अनुसार अपने आप विकसित हो जाती हैं। पर्दा प्रथा, अंतरजातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। औपचारिक नियंत्रण में वे विधियाँ आती हैं जिनको जानबूझकर नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, जैसे सरकारी कानून, सेना, दंड, विधान या अधिनियम। तो इस प्रकार दहेज निरोध कानून सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन के रूप में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रथा, सैन्य शक्ति, अधिनियम या कानून। तो प्रथा दोस्तों ये औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक नियंत्रण का माध्यम है, जबकि सैन्य शक्ति, अधिनियम और कानून ये सभी ये औपचारिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है निम्नांकित में से किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखते हैं के डेविस, सी एच कूले, ई बोगार्डस या के एंग। तो सही उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों,
इएरास। दोस्तों सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले इएरास ने किया था और इएरास ने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है। किम्बाल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों में बांटा है। और दोस्तों आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किम्बाल यंग को जो है C.H. कूले को औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है, वो सही नहीं है। इएरास के द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आपने सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जो कि सोशल कंट्रोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में दोस्तों हम सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।